हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में नोटिस कर ही लिया होगा कि क्लास 12th वाले बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और मेंडेलिज्म जेनेटिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम लोग मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं, और एक इकोलॉजी के अंदर 3-4 चैप्टर इंक्लूड कर। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं, चाहे नीट की मैं बात करूं चाहे बोर्ड्स की बात करूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो उन्हीं में से एक चैप्टर आज हम लेके आए हैं आपके सामने, जिसको हम मेंडेलिज्म जेनेटिक्स भी बोलते हैं, और आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आज हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपकी एनसीईआरटी की बुक कहती है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर नाम से है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को थॉरली पढ़ेंगे विथ अपने क्रिस्प नोट्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले वर्ड आता है, 2 शब्द आते हैं यहाँ पे। इनहेरिटेंस इज द बेसिक ऑफ हेरिडिटी। अब भैया यहाँ पे 2 शब्द की जिक्र हुई है, अगर आप ध्यान दे पाओ तो यहाँ पे 2 शब्दों का बहुत ही प्यारा जिक्र किया गया है। क्या कह रहा है कि इनहेरिटेंस जो है इज द बेसिक, किस चीज के? हेरिडिटी का। अब यहाँ पे 2 बातें आपको समझने के लिए हैं कि आखिर इनहेरिटेंस क्या है, आखिर इनहेरिटेंस क्या होता है, और दूसरा कि आखिर ये हेरिडिटी क्या है। अब समझिएगा, इनहेरिटेंस का मतलब, इनहेरिटेंस की मैं बात करूं तो इनहेरिटेंस होता है भाई पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स। हेरिडिटी जो जेनेटिकली पास हो, इन्हीं सब चीजों से इंटरलिंक होगा, जो कि हम जैसे चैप्टर के आगे बढ़ेंगे आप सभी को ये बातें और क्लियर होंगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें है क्या कि मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो था, मेंडल के जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट थे जो पाइथन सटाइवम के साथ यानी पीक गार्डन पी के साथ, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1856 और 1863, 1856 से 1863 के बीच में, ठीक है। टोटल अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पाओ तो आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे टोटल 7 साल इनको लगे। कितने साल लगे यहाँ पे? इन्हें लगा टोटल 7 साल इनको लगा, 7 ईयर्स। अच्छा, एक और बात, अब आप कहोगे ये जो 7 साल क्यों लग गया और 7 ही साल क्यों लगा? याद रखिएगा, अगर आपने नोटिस किया हो तो मेंडल ने टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी किया था, 7 कैरेक्टर्स। अब हर एक कैरेक्टर हर एक साल में डिसाइड किया, जिसको मतलब अच्छे से स्टडी किया, दैट्स व्हाई 7 कैरेक्टर 7 साल में हुए, जो कि 1856 से 1863 तक इन्होंने रिसर्च की, ठीक है। इट टुक 7 ईयर्स, ठीक है। अब इसके आगे जैसे हम बात करते हैं, इसके आगे हम जब पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है एक बात, याद रखिएगा, ये जो बात है, ये सेकंड पॉइंट, मेंडल सेलेक्टेड ऑन 14 ट्रू ब्रीडिंग, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट varieties as pair which were similar except for one character with contrasting trait। बात समझने वाली ये है। अच्छा, ये बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप लोग यहाँ देख ही रहे हो, ये नीट 2020 में आया हुआ है, इसी लाइन से क्वेश्चन आया था। यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, ट्रेट क्या है? ट्रेट इज ए काइंड ऑफ कैरेक्टर, जो कि आप एनसीईआरटी के बुक में ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 71 पे मेंशन भी किया है। अब ये जो ट्रेट है ना, ये बात आप समझिएगा। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब पहले समझिए क्या होता है। कॉन्ट्रास्टिंग की जब मैं बात करता हूं, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट। मैं बार बार 3-4 बार भी मेरे मुख से आप लोग शब्द सुने होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग। 7 कैरेक्टर्स, वो भी कॉन्ट्रास्टिंग। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब भैया 7 कैरेक्टर, मतलब क्या? कैसे कैरेक्टर? हाइट का, सीड शेप, सीड कलर, सीड पॉट, ये सब था, पॉट शेप, पॉट कलर, तो ये सारे कैरेक्टर हैं। अब इनके कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर क्या होंगे? जैसे मैंने बोला कि पहला कैरेक्टर हम लोग लेते हैं हाइट का, तो हाइट का कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट। हाइट के ज्यादा से ज्यादा 2 ही तो पहलू होंगे, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, या तो बड़ा होगा या तो बौना होगा, टॉल या फिर डॉर्स, 2 ही एस्पेक्ट होंगे हाइट के। इसी एस्पेक्ट को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं, तो जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मैंने बताया है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। और इसका अच्छा, इसके लिए कह रहा है कि ये जो जीन है, जीन इज द यूनिट। जीन ही एक ऐसी चीज है जो कि एक यूनिट है, मतलब एक वे है, ट्रांसपोर्टेशन कह लो या फिर कह दो, किसी चीज को फैलाने का जो काम करती है, जो पास ऑन करने में हेल्प करती है इंफॉर्मेशन को, उसी को तो हम जीन कहते हैं। अब याद रखिएगा, ये जीन शुरुआत से ही जीन नहीं थी, इसको मेंडल ने एक शब्द दिया था, फैक्टर।
मेंडल ने बोला कि ये फैक्टर है, कोई ऐसे फैक्टर्स। अच्छा, मेंडल की कोटेड लाइन क्या थी कि देयर इज अ फैक्टर दैट टेक्स ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन टू द अपकमिंग और न्यू और अपकमिंग जनरेशन, दैट इज, जो यहाँ पे पहली बार जिक्र किया गया इस नाम का, दैट इज नोन एज फैक्टर। तो उन्होंने बोला कि फैक्टर कोई एक ऐसी चीज है, फैक्टर, जो कि ना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रही है। यही फैक्टर आगे चल के जीन बना, यही फैक्टर आगे चल के जीन बना, और हम लोग जिसके बारे में आज जिसको जीन के नाम से जिक्र करते हैं हम लोग, ठीक है। चल, वही कह रहा है कि जीन आर द यूनिट ऑफ ये इनहेरिटेंस। तो जीन ही इनहेरिटेंस का यूनिट है, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसफर करवाने के लिए इंफॉर्मेशन, है ना। चल, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पे पहला हमारा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। याद रखिएगा, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस तो आप समझ ही गए कि कैरेक्टर्स का पास ऑन होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो इनमें सबसे पहले याद रखिएगा, मेंडल जी ने 2 लॉ दिए इनहेरिटेंस के। मेंडल हैज गिवन 2 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। Firstly, Mendel has provided only 2 laws of inheritance. First one is law of dominance. पहला क्या था? पहला था law of dominance. This is the first law. ठीक है जी, law of dominance. ठीक है, अब अगर मैं, अच्छा, पहला था law of dominance, दूसरा था law of segregation. law of segregation. law of segregation. अगर आप जरा सा एक बात ध्यान दे पाओ मेरी, तो एक चीज आपने नोटिस यहां पे किया होगा कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इट टॉक्स अबाउट द फैक्टर्स। ये फैक्टर कौन था? ये फैक्टर, दिस फैक्टर इज नथिंग बट इट इज अ जीन, जो मैंने अभी यहां पे समझाया, ठीक है। एंड फैक्टर एंड डोमिनेंस एंड डोमिनेशन, कहने का मतलब याद रखिएगा कि जो पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जिक्र किस बात की किया? ये लॉ ऑफ डोमिनेंस ने 2 चीजों के बारे में बात की। एक तो फैक्टर्स के बारे में बात की, जिसको हम आगे चल के जीन बोले, जो कि एक यूनिट है, मैंने बताया, दैट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और दूसरी बात किस चीज की किया? डोमिनेशन एंड फैक्टर। देयर इज 2 थिंग्स दैट हैज बीन डिसाइडेड और टॉकेटिव एट द फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस में बात हुई, जिसकी सेकंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जैसा कि आप नाम से समझो, सेग्रीगेट मतलब होना कि अलग अलग हो जाना। तो यहाँ पे किस चीज की बात हुई? यहाँ पे प्योरिटी ऑफ गैमेट्स की बात की हमने, और नॉन ब्लेंडिंग जीन। याद रखिएगा, 2 बातें समझिएगा मेरी। प्योरिटी ऑफ जीन से आप क्या समझ रहे हो? प्योरिटी ऑफ जीन से आखिर आप समझ क्या रहे हो, ये बताइए। प्योरिटी ऑफ जीन यहाँ पे खुद में बता रहा है कि यार प्योरिटी ऑफ जीन रिफर्स दैट होमोजाइगोसिटी। किस चीज के बारे में बात कर रहा है? होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी, हम लोग इसमें प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में बात करते हैं। और नॉन ब्लेंडिंग जीन क्या रिफर कर रहा है? नॉन ब्लेंडिंग जीन रिफर कर रहा है कि ऐसे जीन्स, नॉन मिक्सेबल जीन्स आर कॉल्ड नॉन ब्लेंडिंग जीन। ऐसे जीन्स जो मिक्स ना हो, जो अपना इफेक्ट इंडिविजुअली दिखाए, उसे हम कहते हैं नॉन ब्लेंडिंग जीन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अच्छा, अब इसी के आगे नॉन ब्लेंडिंग का एग्जांपल कह सकते हो, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? आगे हम चलते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब भैया देखो, ध्यान से समझो, इस शब्द का आप मतलब समझो पहले। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कि जो कंप्लीटली डोमिनेट ना कर पाए, जो कंप्लीटली डोमिनेशन ना शो करे। मतलब भैया मान लो हमारे पास 2 कलर हैं, ठीक है। हमारे पास एक कलर है जस्ट एन आपके रेफरेंस में, एक काला कलर है, एक गोरा कलर है, व्हाइटिश कलर, फेयरनेस। दोनों कलर मान लो जो ब्लैक है ये भी डोमिनेट है, और जो ये गोरा कलर ये भी डोमिनेट करता है। दोनों को हमने मिक्स कर दिया और हमको जो रिजल्ट मिला वो सांवला मिली। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब जो कंप्लीटली डोमिनेशन ना शो कर पाए, ठीक है।
अच्छा, ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, याद रखिएगा एग्जाम्पल डॉग फ्लावर का हम लोग इसमें एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसमें हम लोग एग्जाम्पल किसका पढ़ते हैं? हम लोग इसमें एग्जाम्पल डॉग फ्लावर का पढ़ते हैं, जिसको हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्नैप ड्रैगन फ्लावर। अच्छा, स्नैप ड्रैगन, इसी को हम लोग बोलते हैं स्नैप ड्रैगन, और इसका एक और नाम है मिराबिलिस जलापा। इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, ठीक। और इसके साथ साथ एक और नाम दे दिया है, तो याद रखिए उसको भी, एक और नाम एंटीराइनियम भी इसको बोलते हैं, ठीक है, स्पीसी है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कह रहा है, इसी को हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, और इसी को हम लोग मिराबिलिस जलापा, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो इसके टोटल आपको कितने नाम मिल गए? इसके आपको टोटल 4 नाम मेनली जो याद रखें, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, और इसी को एंटीराइनम भी बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, मिराबिलिस जलापा भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ग्रेन साइज इन पी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेन का जो साइज है, मतलब जो मटर की फली का जो साइज है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। साथ ही साथ अच्छा याद रखिएगा, मिराबिलिस जलापा का तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है, और लेकिन एक बात यहाँ पे जान लीजिए, जो कि ग्रेन साइज की बात कर रहा है, मटर की फली आप ध्यान देखिएगा, एक राउंड शेप की होती है, एक फ्लैटेड होती है, चिपटी वाली आपको मीठी लगेगी, समझिएगा। तो यहाँ पे स्टार्च ग्रेन की जो बात कर रहा है, स्टार्च ग्रेन इन पी प्लांट, मतलब आखिर ये मटर की फली में स्टार्च की क्वांटिटी क्या है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो यहीं से हमको 2 बातें पता चलती हैं कि इट हैज 2 एलील्स, एलील कैपिटल बी एंड एलील स्मॉल बी। अब याद रखिएगा, 2 बात समझिएगा यहाँ पे, जो कैपिटल बी है, ये हेल्दी है और लार्ज मटर फली बनाती है, बड़ी मटर फली गोली वाली, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल बी है, वो लेस इफिशियंट है, जो कि रेसेसिव कह सकते हैं, और ये स्मॉल मटर की चपटी फली बनाती है, छोटी। अगर लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, तो दोनों का इंटरमीडिएट बनेगा। यही मैं बात आपसे कर रहा हूं, काला और गोरा दोनों तो डोमिनेंट है, लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो दोनों के बीच का कलर सांवला मिला, ठीक है। इसी को हम कहते हैं, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। बट इफ वी टॉक अबाउट द शेप, अगर हम शेप की बात करें, तो कैपिटल बी राउंड कलर बनाता है, और कैपिटल बी स्मॉल बी राउंड बनाता है, क्योंकि कैपिटल बी राउंड डोमिनेट कलर है, और कैपिटल स्मॉल बी रिंकल शेप बनाता है, जो कि कंप्लीट डोमिनेंस करता है, ठीक है, जो कि प्योर कैरेक्टर है। अब नेक्स्ट हम जब बात करते हैं आगे, तो हमको पता चलता है कि ये जो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन और द प्रोडक्ट ऑफ इट, और द प्रोडक्ट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर। मतलब कहने का ये यहाँ पे समझिएगा कि ये जो जीन है, ये जो डोमिनेशन है, इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर, ये अपने आप नहीं आ रहा है जीन में, और द प्रोडक्ट ऑफ इट हैज इन्फॉर्म फॉर, या फिर इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है ये आ रही है इनकम्प्लीट डोमिनेशन के कारण ना, क्योंकि दोनों कैरेक्टर तो अपना डोमिनेशन दिखाएंगे, तो जब दोनों एक साथ आते हैं तो कंप्लीटली दोनों डोमिनेट नहीं कर पाते, इसलिए दोनों का इंटरमीडिएट मिलता है हमको। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ डोमिनेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ डोमिनेंस की मैं बात करूं, तो याद रखिएगा 2 बहुत फेमस नाम है, सटन एंड बोवरी। सटन एंड बोवरी ने क्या दिया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, जिसको आपको याद बहुत जरूरी करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बाय टीएच मॉर्गन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किस बारे में बात करेंगे, किस बात की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन? आखिर ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम टीएच मॉर्गन के द्वारा पढ़ते हैं, टीएच मॉर्गन के द्वारा जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इससे याद रखना, इससे क्वेश्चन 2020 में, नीट 2020 में आया था ये क्वेश्चन। अब याद रखिए यहाँ 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? पहला है लिंकेज, दूसरा है, अच्छा पहला है लिंकेज। लिंकेज के बारे में पहले देख लें, आखिर ये लिंकेज है क्या? देखो, जीन वाइट एंड येलो लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। अगर व्हाइट और येलो कलर दोनों एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं, वर वेरी टाइटली लिंक्ड विद ओनली, अच्छा अगर बहुत टाइटली लिंक्ड हैं एक दूसरे से, तो केवल ओनली 1.3% इनका रिकम्बिनेशन आएगा। रिकम्बिनेशन मतलब इसमें कितनी रिकम्बाइन होने की कैपेसिटी है,
नेक्स्ट कह रहा है कि जीन वाइट एंड, अच्छा जीन वाइट जो होगा एंड मेंटेनिंग विंग एंड ये, और ये जो इसका ये जो इसका मिनिएचर विंग है ये शो करेगा 37.2% रिकम्बिनेशन। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पेरेंटल कम्बिनेशन की, पेरेंटल कम्बिनेशन 100% रिकम्बिनेशन शो करता है, क्योंकि भाई वो प्योर कैरेक्टर है ना, पेरेंटल जीन है। इसके साथ साथ अगर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आपको मिलता है टीएच मॉर्गन का, अच्छा वो तो मैं अभी बताया, ठीक है। टीएच मॉर्गन हैज हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडी एंड व्हाइट आइड विथ ब्राउन बॉडी एंड रेड आई मेल। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो टीएच मॉर्गन ने येलो बॉडी लिया और व्हाइट आई कलर लिया, ये फीमेल की थी, और इसको क्रॉस करवाया ब्राउन बॉडी और रेड आई जो कि मेल का था, मतलब ये दोनों मेल का था और ये जो था ये था फीमेल का, इससे इन्होंने क्रॉस करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे इनको रिकम्बिनेशन याद रखिए, रिकम्बिनेशन का मतलब है कि यार यहाँ पे जीन कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे, अच्छा जरूरी भी है कह सकते हो एक तरह से, और कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्यों भाई, ये है प्लियोट्रॉपिक जीन। एक ऐसी जीन, एक जीन, प्लियोट्रॉपिक का मतलब क्या है, प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है, ऐसी जीन, एक जीन जो कई फीचर्स कंट्रोल करे उसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। एग्जांपल है इसका फिनाइल कीटोयूरिया, फिनाइल कीटोयूरिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ये प्लियोट्रॉपिक जीन। कॉज्ड बाय म्यूटेशन, क्यों होता है फिनाइल कीटोयूरिया बीमारी, क्यों होती है, कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन दैट कोड फॉर एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज। मतलब आपके अंदर जो जीन, ऐसी जीन में बदलाव, म्यूटेशन यानी बदलाव, जीन के अंदर बदलाव आ जाए, जब वो कौन से जीन के अंदर जो जीन कोड कर रही थी एक एंजाइम, कौन सी एंजाइम, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज एक एंजाइम है जो क्या कर रही थी, कोड कर रही थी, मतलब ऐसी जीन में बदलाव आ जाए जो जीन फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज को कोड कर रही हो, उस जीन में बदलाव आने के कारण फिनाइल कीटोयूरिया नाम की बीमारी हो जाती है, और ये सिंगल जीन म्यूटेशन है, तो ये बात बहुत जरूरी याद रखिएगा। इंड्यूस फिनोटिपिक चेंज लाइक मेंटल रिटार्डनेस, रिडक्शन इन हेयर्स एंड स्किन पिगमेंटेशन। स्किन पे आपके धब्बे और पिगमेंटेशन, काला काला मार्क पड़ने लगेगा, मेंटली रिटार्ड हो जाओगे आप, दिमागी कमजोर हो जाओगे, रिडक्शन इन हेयर्स, बाल बहुत टूटने लगेंगे, कह सकते हैं कम हो जाएगी, बाल में कमी हो जाएगी, फिनाइल कीटोयूरिया ये बीमारी थी। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, ध्यान से देखें, ऑफिशियली सेक्स डिटरमाइन करना तो इलीगल है, बट देखिए मेल हेट्रोगैमेटी कैसे होता है, मेल हेट्रोगैमेट होता है, मेल जो होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, क्यों, एक्स और वाई है, तो ह्यूमन में एक्स वाई और ड्रोसोफिला जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, ठीक है, और एक्सडी जो कि एक्सडी जो है जिसमें किसमें है, ये ग्रास होपर में है, एक्सडी किसमें है, ग्रास होपर और मेजॉरिटी इंसेक्ट्स में एक्सडी, इससे क्या है मेल पैटर्निटी बनती है, ठीक है। और ये क्या है भैया, ये हैंकिंग भी से बोलते हैं, ठीक है, एक्सडी को। अब फीमेल की मैं बात करूं यहाँ पे, तो फीमेल की मैं बात करूं, अगर फीमेल हेट्रोगैमेटी तो ZW किसमें, बर्ड्स में, और ZO किसमें, बटरफ्लाई और मॉथ्स में बनते हैं, ठीक है। और ये XX तो आपको पता ही वो फीमेल कंडीशन होती है। एक बात और, मेल बी आर प्रोड्यूस्ड थ्रू पार्थिनोजेनेसिस, याद रखिएगा ये बहुत अच्छा टर्म है, पार्थिनोजेनेसिस क्या है, दो बात समझिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपने एक चीज पढ़ा होगा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए उन्हें बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब इसी तरह पार्थिनोजेनेसिस क्या है, पार्थिनोजेनेसिस ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए, क्या है, मेल बी का एग्जांपल आता है यहाँ पे, इसका एग्जांपल आता है यहाँ पे, मेल बी का एग्जांपल आता है, ठीक है, जिसमें हेप्लॉइड कंडीशन होती है, 16 क्रोमोसोम होते हैं, मेल हनी बी में 16 क्रोमोसोम जो बनता है कौन से प्रोसेस से है, पार्थिनोजेनेसिस। होता क्या है, जब कोई ऑर्गेनिज्म बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन। दिस सिस्टम इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं
इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। क्या? हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम हम लोग भी बोलते हैं इसको। आइए पढ़ते हैं कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में जो मेंडेलिज्म, इसको हम लोग खास तौर पे बोलते हैं मेंडेलिज्म डिसऑर्डर्स। क्या बोलते हैं भैया? मेंडेलिज्म डिसऑर्डर्स, क्योंकि मेंडल के समय में लेते हैं। देखो पहला, अच्छा मेंडेलियन मेंडेलियन डिसऑर्डर देख लो। डिसऑर्डर्स में सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर देखेंगे, जिसमें सबसे पहला डिसऑर्डर आता है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड मतलब ऐसे डिसऑर्डर जो सिर्फ और सिर्फ एक्स से लिंक होंगे, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम से लिंक हो, जैसे कि हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में कोई भी पर्सन क्या करता है, दो कलर के बीच मतलब कि डिटर्मिनेशन मतलब आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया कंडीशन भी बिल्कुल ऐसी है कि जो ब्लड से मतलब कि ब्लडोफोबिया कह सकते हैं, फिर थोड़ा डर लगे या फिर ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से तेज हो जाए। नेक्स्ट अच्छा, इसी में नेक्स्ट बात करते हैं हम डोमिनेंट ऑटोसोमल कैरेक्टर के बारे में। डोमिनेंट ऑटोसोमल कैरेक्टर में सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट ऑटोसोमल कैरेक्टर में अच्छा मायोटिक एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी गंदी कंडीशन जिसमें मसल्स में कैल्शियम पेक्टेट मतलब कैल्शियम के आयंस ना बने और मसल्स जो है वीकनेस पड़ जाए, मसल वीक हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस में मतलब डिफेक्ट इन ईदर रेड और ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन कोन ऑफ आई। याद रखिएगा, दो बातें समझिएगा। हमारी आंख में दो टाइप की सेल्स होती हैं। हमारी आंख में दो टाइप की सेल्स होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आई में हमारे पास दो टाइप की सेल्स होती हैं। आई में पहली है रॉड सेल और दूसरी होती है कोन सेल। आर से रॉड। रॉड सेल क्या करती है? हमें वेवलेंथ डिस्टेंस शो करवाती है, कितना पे है ऑब्जेक्ट। सी से कौन सेल मतलब सी से कलर। कौन सेल हमें कलर डिफरेंस बताती है। तो वही कह रहा है कि या तो रेड कलर या तो ग्रीन कलर, कौन से? कोन में, कोन सेल्स ऑफ आईज में फेलियर हो जाती है। फेलियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। और यहाँ पे दिक्कत क्या आती है? दिक्कत यहाँ पे आती है कि इंसान रेड कलर और ग्रीन कलर में आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता है। अकर इन 8% ऑफ मेल एंड 0.4% इन फीमेल। कह सकते हैं कि यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस मेल में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेल में 8% होने के चांस हैं, फीमेल में केवल 0.4% चांस है। ठीक है। सेकंड है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में अभी बताया था। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया इज अ म्यूटेशन कंडीशन। हीमोफीलिया क्या है? म्यूटेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन, याद रखना, म्यूटेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन कैस्केडी प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। कैस्केडी प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग क्या होता है भैया? कैस्केडी प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग याद रखना। कैस्केडी प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग होता है एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो क्लॉट होता है, ब्लड का जो क्लॉट हो वो रुके ना और साथ ही साथ ब्लड से डर भी लगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट डिजीज हमारे पास आती है। नेक्स्ट डिजीज इज सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट डिजीज कौन सी है? नेक्स्ट डिजीज है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है? जो बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन में अल्फा चेन भी होती है, बीटा चेन भी होती है, गामा चेन भी होती है। उसमें से जो बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन की वो इफेक्ट हो जाती है। ठीक है। होता क्या है? हीमोग्लोबिन देखो HbA जो है पेप्टाइड प्रोटीन, ठीक है, ये बन जाती है HbS में कन्वर्ट हो जाती है। HbA पेप्टाइड कन्वर्ट हो जाती है HbS पेप्टाइड में। G से V मतलब कि जो हमारा G से V अच्छा गामा इसमें जो बीटा चेन होती है उसके सिक्स्थ पोजीशन पे वेरिएशन आ जाए। अच्छा किस तरीके की वेरिएशन समझिए, बदल जाए HbS पेप्टाइड और ES में सिक्स्थ पोजीशन पे बदलाव आ जाए। कैसा? देखो याद रखिएगा कैसा चेंज, वेला टू, अच्छा ये सारे ये क्या नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंडीशन है समझिएगा। वेलानिन, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड, ये कोडॉन से जो आगे आपको हम उसमें बताएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ये देखो ग्लूटामिक एसिड जो है, ग्लूटामिक एसिड कौन कोड करता है? GAG या फिर CTC। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। और GUG क्या करता है? वेलेनाइन। तो वेलेनाइन ये क्या है? mRNA में जो कि इंफॉर्मेशन क्या है, मैसेंजर RNA उसमें देगा। अब होता क्या है, यहाँ पे जो डिफेक्ट होता है ना, डिफेक्टेड मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो CO टेंशन, ऑक्सीजन की कमी होती है, शेप चेंज होता है। होता क्या है इसमें सिकल सेल एनीमिया में, जो सिकल सेल एनीमिया है, जो RBC की सेल्स हैं वो उसमें ऑक्सीजन कमी होगी तो दबने लगेंगी, दब के
सिकुड़ जाएंगी, और सिकुड़ जाएंगी तो ऑक्सीजन कमी बॉडी में और इंसान को घुटन हो जाएगी, जिससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिजीज आता है फिनाइल कीटोयूरिया। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज कौन सा है? नेक्स्ट डिजीज इज फिनाइल कीटोयूरिया। कीटोयूरिया में फिनाइल एलेनिन, अभी मैंने बताया था उसको इसके पहले, फिनाइल एलेनिन क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए टायरोसिन में। किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोलेज एंजाइम में। डजनट, अच्छा हाइड्रोलेज एंजाइम यहाँ पे बनेगा ही नहीं, डज नॉट फॉर्म हाइड्रोलेज एंजाइम। तो वो क्या, अच्छा जब आपकी बॉडी में हाइड्रोलेज एंजाइम नहीं बनेगी ना, आपकी बॉडी में हाइड्रोलेज एंजाइम नहीं बनेगी, तो आपकी बॉडी में फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट हो जाएगी ट्रायोसिन में। ये क्या करेगा? फिनाइल पायरुविक एसिड जो है, फिर ये क्या करेगा? मेंटल रिटार्डनेस देगा, एक्सेसिव यूरिनेशन निकलेगा, कीटोन्स बॉडी निकलेगी यूरिन से। ठीक है, ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फिनाइल कीटोयूरिया, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, फिनाइल कीटोयूरिया, इसको हाईलाइट करना भूल गए। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फिनाइल कीटोयूरिया। ठीक है जी, नेक्स्ट आती है डिजीज हमारे पास। नेक्स्ट डिजीज हमारे पास है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है जरा देख लेते हैं। थैलेसीमिया कंडीशन में क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम आती है, रखिएगा। इफेक्ट कुड बी ड्यू टू इधर म्यूटेशन, या तो बदलाव, म्यूटेशन होगा तो जीन में ही होगा, या तो म्यूटेशन की वजह से आ जाए, या तो डिलीशन। म्यूटेशन मतलब जीन में कोई बदलाव आ जाए, चेंज, या फिर डिलीशन मतलब कोई जीन का कोडॉन ही डिलीट हो जाए, which result in reduced rate of synthesis of one of the globulin chain, या तो अल्फा या तो बीटा, दोनों में से कोई एक चेन में कमी आ जाए, डिलीट हो जाए या फिर चेंज हो जाए, that makes up हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन में ऐसा बदलाव आ जाए तो कंडीशन होती है थैलेसीमिया की। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट इनटू एनीमिया, ये आपको एनीमिया में कन्वर्ट करवा देता है, एनीमिया पर्टिशियस टाइप की। अब ये एनीमिया में क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, बेस्ड ऑन द डिफेक्ट ऑफ ग्लोबुलिन चेन, ये ग्लोबुलिन चेन पे डिपेंड करती है कि डिफेक्ट कहाँ आ रहा है। अगर अल्फा चेन पे आ रहा है तो थैलेसीमिया होगा, और बीटा चेन पे आ रहा है तो तो अल्फा चेन पे आ रहा है तो अल्फा थैलेसीमिया, और बीटा चेन पे आ रहा है तो बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, और अल्फा थैलेसीमिया में होता है क्या है? अल्फा थैलेसीमिया में हमारी बॉडी देखो कंट्रोल्ड बाय क्लोजली लिंक जीन ABA, हीमोग्लोबिन से कंट्रोल करती है ABA1 या फिर ABA2, हीमोग्लोबिन 1 या 2, जो कि क्रोमोसोम नंबर 6वें पे होती है, वो कंट्रोल करता है। और ये म्यूटेशन के कारण होता है या फिर डिलीशन ऑफ जीन, 1 और मोर देन 4 जीन, 1 या 4 जीन में बदलाव हो जाए या फिर डिलीशन हो जाए। द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, जितना जीन में इफेक्ट होगा उतना ही अल्फा ग्लोबुलिन कम बनेगा, जितना कम बनेगा उतना थैलेसीमिक कंडीशन बढ़ती जाएगी। इसी तरह बीटा थैलेसीमिया क्या होता है? बीटा थैलेसीमिया सिंगल जीन से होता है, HBB जीन से, जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 के बदलाव या डिलीशन से होता है। ठीक है, म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन, या तो एक जीन में बदलाव आ जाए या तो दोनों जीन में बदलाव आ जाए। नेक्स्ट आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा आता है लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ऐसे डिसऑर्डर्स जो क्रोमोसोम के कारण होंगे उनको हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। देखिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में सबसे पहली कंडीशन आती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एनीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी क्या है भैया? एनीप्लॉइडी एक ऐसी कंडीशन है, याद रखिएगा, एनीप्लॉइडी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए या तो एक क्रोमोसोम चला जाए। एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा यार, ये बहुत फेमस डिजीजेस हैं, तो ये बहुत फेमस है तो बहुत जरूरी है। तो डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर का क्रोमोसोम जो है चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग लैंगडॉन डाउन 1866 में एक साइंटिस्ट थे लैंगडॉन डाउन, उन्होंने अपने नाम पे दिया डाउन सिंड्रोम, जो 21 क्रोमोसोम पे बदलाव करना आता है। एंड है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? ये कैरियोटाइप 45, कैरियो मतलब न्यूक्लियस 45 टाइप के न्यूक्लियस में चेंज जो आ जाए। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन फिल्टर सिंड्रोम, जो कि 47 कैरियोटाइप में बदलाव आने के कारण आता है। के बाद जो नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी। पॉली मतलब ढेर सारे अचानक बदलाव के कारण जो हो जाए, मतलब फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस लीड्स टू द इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब बस साइटोकाइनेसिस याद रखना, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो कैरियोकाइनेसिस तो अच्छे से हो गया। जब साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा हो और वो फेल हो जाए, प्रॉपर ना डिवाइड हो पाए, तो वही इंक्रीज करवाता है होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का किसी भी ऑर्गेनिज्म में बदलाव आने के कारण रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है,
इतना ही था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, चैप्टर आप सभी को अच्छा समझ में आया होगा।